नमस्कार। आज 23 सितंबर 2025 है और भाई विपक्ष यानी इंडिया अलायंस के खेमे में तो आज सियासी पारा एकदम उफान पर है। बिल्कुल। आज के जो सोर्सेज हैं ना, वो हमें सीधे इन खबरों की गहमा गहमी में ले जा रहे हैं। हाँ। चुनावी धांधली के संगीन इल्जाम है, आर्थिक नीतियों पर तकरार है और अरे क्रिकेट के मैदान पर भी राजनीतिक बयान गूंज रहे हैं। गजब है। तो चलिए फटाफट खंगालते हैं इन सुर्खियों को और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर चल क्या रहा है। बिल्कुल। आज का नज़ारा सही में काफी दिलचस्प है। हमारे सामने जो खबरें हैं वो दिखाती हैं कि कैसे विपक्ष अलग अलग मोर्चों पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। चुनाव आयोग पर सीधे सवाल हैं, जीएसटी सुधारों पर भी असंतोष दिख रहा है। हाँ। राज्य स्तर पर अलग राजनीतिक दांव पेच चल रहे हैं और कुछ तो भाई बेहद सनसनीखेज आरोप भी हैं। हाँ, वो तो है। तो आइए इन सबको एक एक करके देखते हैं और इनके पीछे के संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। तो शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर से। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जी। निशाना सीधा चुनाव आयोग पर और खासकर सीईसी ज्ञानेश कुमार पर। अच्छा। आरोप लगाया कि सीईसी लोकतंत्र के कातिलों को बचा रहे हैं। अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ा इल्जाम है। हाँ, उनका कहना था कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मतलब इन राज्यों में कांग्रेस के वोटरों के नाम जानबूझकर काटे जा रहे हैं। जानबूझकर? हाँ, उन्होंने इसे सिस्टमैटिक डिलीशन कहा, मतलब एक सोची समझी रणनीति के तहत वोटों को हटाना। हाँ, और उन्होंने ये भी दावा किया कि ये सब किसी सॉफ्टवेयर के जरिए हो रहा है, सेंट्रलाइज तरीके से। सॉफ्टवेयर से? अच्छा। ये बहुत गंभीर आरोप है। सीधे सीधे चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं ये। बिल्कुल। और उन्होंने चुनाव आयोग से हफ्ते भर के अंदर इन आरोपों पर सबूत भी मांगे हैं। एक हफ्ता? किसी नेता विपक्ष का चुनाव आयोग पर इस तरह सीधा हमला करना, ये अपने आप में बड़ी बात है। हाँ बिल्कुल, लेकिन चुनाव आयोग का जवाब भी भाई तुरंत आया, एकदम फटाफट। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने इन सारे आरोपों को इनकरेक्ट एंड बेसलेस कहा, मतलब गलत और बेबुनियाद। आयोग का कहना है कि कोई भी आम नागरिक या बाहरी व्यक्ति ऑनलाइन वोटर लिस्ट से नाम डिलीट नहीं कर सकता। अच्छा, सिर्फ अधिकारी कर सकते हैं? हाँ, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ अधिकृत चुनाव अधिकारियों के पास ही होता है। और वो जो कर्नाटक के आलंद वाले खास मामले का जिक्र राहुल गांधी ने किया था, उसका क्या? उस पे ईसी ने साफ किया कि उस मामले में एफआईआर तो पिछले साल यानी 2023 में ही दर्ज हो चुकी थी। 2023 में? जी हाँ, और वो भी ईसीआई के अधिकारियों ने ही करवाई थी। पुलिस को जांच के लिए जरूरी जानकारी भी 6 सितंबर 2023 को ही दे दी गई थी। अच्छा। यानी ईसी का कहना है कि वो तो पहले ही कार्रवाई कर चुके हैं इस पर। हालांकि यहाँ एक पेंच है, जैसा मुझे लग रहा है। ईसी कह रहा है कि पब्लिक ऑनलाइन डिलीट नहीं कर सकती। हाँ। लेकिन फॉर्म 7 जो वोटर लिस्ट से नाम हटाने का फॉर्म है, वो आज भी ऑनलाइन उपलब्ध है। अरे हाँ। तो प्रक्रिया को लेके थोड़ी मतलब अस्पष्टता जरूर नजर आती है कि आखिर ये ऑनलाइन सबमिशन का मैकेनिज्म कैसे काम करता है और क्या इसमें सेंधमारी की गुंजाइश है या नहीं है। सही बात है। और देखिए, ये मामला सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं है। आम आदमी पार्टी भी इसी मुद्दे पर मुखर है। अच्छा, एपी भी? हाँ। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि वो तो ये मुद्दा सालों से उठा रहे हैं। सालों से? जी। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपनी विधानसभा क्षेत्र में ही करीब 42,000 वोट अवैध तरीके से डिलीट कर दिए गए। 42,000 वोट, वो भी मुख्यमंत्री के क्षेत्र में? हाँ। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए, जैसे खान मार्केट इलाके के एक छात्र तरुण कुमार चौटाला, उनके नाम पर 85 बार वोट डिलीशन के नोटिस जारी हुए। 85 बार एक ही नाम पर? हाँ, जबकि छात्र का कहना है कि उसने कभी ऐसा कोई आवेदन किया ही नहीं। अजीब बात है ये तो। और इसी तरह गोल्ड मार्केट की उषा देवी के नाम पर 22 आवेदन मिले और उन्होंने भी आवेदन करने से इनकार किया। तो ये वाकई प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करते हैं फिर तो। बिल्कुल। भारद्वाज ने बताया कि उन्होंने इस बारे में ईसी को चिट्ठियां लिखीं, आरटीआई भी डाली। हाँ। लेकिन जवाब क्या मिला? ईसी ने सूचना देने से ये कहकर इनकार कर दिया कि ये जानकारी आरटीआई एक्ट के दायरे से बाहर है और इसका सार्वजनिक गतिविधि या हित से कोई संबंध नहीं है। अच्छा, आरटीआई में जवाब नहीं दिया? नहीं। इस पर भारद्वाज ने ईसी को सोशल मीडिया ट्रोल तक कह डाला। क्या कहा? सोशल मीडिया ट्रोल? हाँ, जो उनके मुताबिक बीजेपी की ट्रोल आर्मी को जानकारी लीक करके हथियार मुहैया करा रहा है। उन्होंने ईसी के लिए शेम ऑन द ईसी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। बाप रे,
ये तो दिखाता है कि विपक्ष का चुनाव आयोग पर भरोसा किस हद तक कम हो गया है। बहुत ज्यादा। और जैसे ही ये वोट चोरी के आरोप सामने आए, राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की तो जैसे बाढ़ आ गई। हाँ, वो तो आनी ही थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी को सीरियल लायर कहा, मतलब आदतन झूठा, और उनकी तुलना हिटलर के प्रोपेगेंडा मंत्री गोएबल्स से कर दी। गोएबल्स से? जी, उन्होंने कहा कि राहुल झूठ बोलने की कला में माहिर हो गए हैं। अच्छा। और यूपी से भी कुछ आया? हाँ, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा कि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे नेता सत्ता के बिना ऐसे तड़प रहे हैं जैसे बिन पानी मछली। बिन पानी मछली। और कहा कि बीजेपी 2047 तक सत्ता में रहने वाली है। अच्छा जी। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि विपक्ष के इस वोट चोरी वाले नैरेटिव का मुकाबला करें। कैसे? और लोगों को बताएं कि अगर इंडिया ब्लॉक सत्ता में आया तो देश में घुसपैठिए बढ़ जाएंगे। अरे, मुद्दे को सीधा घुसपैठियों से जोड़ दिया। बिल्कुल। बीजेपी के ही अनुराग ठाकुर में राहुल गांधी पर इन्फिल्ट्रेटर्स फर्स्ट, यानी घुसपैठियों को प्राथमिकता देने की राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस शासित कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का पुरजोर समर्थन किया। हाँ, वो तो करेंगे ही। प्रियंका गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि इस कथित धांधली में चुनाव आयोग भी शामिल है। ईसी भी शामिल? ये तो और भी गंभीर बात हो गई। जी, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महाराष्ट्र में इंडिया ब्लॉक की सहयोगी एनसीपी, मतलब अजित पवार गुट, उनके प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने राहुल गांधी के आरोपों को बचकानी बातें करार दिया। बचकानी? अपनी सहयोगी पार्टी के नेता के बयान को? हाँ, और कहा कि कांग्रेस महाराष्ट्र में अपनी हार पचा नहीं पा रही है। अच्छा, तो गठबंधन के अंदर भी सूर अलग-अलग है। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि कैसे अलग-अलग खेमों से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ये आरोप प्रत्यारोप खासकर बिहार चुनाव के नजदीक आते-आते माहौल को और ज्यादा गरमा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। इसमें व्यक्तिगत हमलों से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक के मुद्दे जोड़े जा रहे हैं। सही कहा। चलिए अब महाराष्ट्र का रुख करते हैं जरा। कोल्हापुर में महाविकास अघाड़ी यानी एमवीए के नेताओं ने एक रैली की। अच्छा, कोल्हापुर में? हाँ, ये रैली एनसीपी शरद चंद्र पवार गुट के नेता जयंत पाटिल के समर्थन में थी। लेकिन रैली में निशाने पर सीधे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस थे। सीएम फडणवीस? क्यों? एमवीए नेताओं का आरोप था कि मुख्यमंत्री जानबूझकर बीजेपी के विधायक गोपीचंद पडलकर जैसे नेताओं को बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, पडलकर को? उनका तर्क क्या था इसके पीछे? उनका कहना था कि पडलकर जैसे नेता लगातार विवादित बयान देते हैं। हाँ, वो तो देते हैं। जिससे जनता का ध्यान असली मुद्दों जैसे किसानों की समस्याएं, महंगाई, बेरोजगारी, इनसे भटक जाए। अच्छा, ध्यान भटकाने की राजनीति। हाँ, एनसीपी स्पीकर सांसद अमोल कोल्हे ने तो पुरानी कहावत भी याद दिलाई, अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। यानी किसी व्यक्ति की पहचान उसकी संगत से होती है। मतलब सीएम की छवि पर असर पड़ रहा है? बिल्कुल। उनका इशारा था कि पडलकर जैसे नेताओं के कारण मुख्यमंत्री की छवि खराब हो रही है। अच्छा। कोल्हे ने यह भी सवाल उठाया कि जब राजनीतिक मुद्दे होते हैं तो सत्ताधारी नेता अक्सर दिल्ली भागते हैं, लेकिन क्या कभी किसानों की समस्याओं पर उन्हें इतनी तत्परता दिखाते सुना है? ये भी एक पॉइंट है। उनका कहना था, कभी नहीं। कांग्रेस के विधायक विश्वजीत कदम ने भी कहा कि पडलकर जैसे नेता सिर्फ मीडिया में बने रहने के लिए विपक्षी नेताओं पर अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या ये वाकई ध्यान भटकाने की एक सोची समझी रणनीति है, जैसा एमवी आरोप लगा रही है? हाँ, ये सवाल तो है। या ये सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति में मतलब सामान्य बयानबाजी है, जिसका मकसद मीडिया में सुर्खियां बटोरना और अपने वोट बैंक को संदेश देना है? हो सकता है। या फिर ये राज्य में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते तनाव का संकेत है? ये देखने वाली बात होगी कि इस तरह की बयानबाजी का जमीनी स्तर पर क्या असर होता है। सही बात। अब आते हैं अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में देश को संबोधित किया और एक नए सरल जीएसटी स्ट्रक्चर की घोषणा की। हाँ, सुना मैंने। जीएसटी बचत उत्सव नाम दिया है। हाँ, जीएसटी बचत उत्सव। दावा किया गया कि इससे आम लोगों और व्यापारियों की बचत बढ़ेगी। लेकिन विपक्ष भाई इस घोषणा से बिल्कुल भी उत्साहित नहीं दिखा। बिल्कुल नहीं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो तुरंत ट्वीट किया। क्या कहा? इसे जीएसटी बचत उत्सव नहीं बल्कि गब्बर सिंह टैक्स ही बताया। अरे,
गब्बर सिंह टैक्स, वो पुराना नाम फिर से? हाँ, उन्होंने कहा कि ये सुधार तो गहरे जख्म पर मामूली बैंडेड लगाने जैसा है। अच्छा। उन्होंने याद दिलाया कि कैसे दाल चावल, आटा, दही, पेंसिल, शार्पनर, अस्पताल के बिस्तर और यहाँ तक कि किसानों के ट्रैक्टर पर भी जीएसटी लगाया गया था। हाँ, ये सब तो लगा था। उन्होंने दावा किया कि पिछले 8 सालों में सरकार ने जीएसटी के जरिए 55 लाख करोड़ रुपए वसूले हैं। 55 लाख करोड़? जी। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने भी इन सुधारों को अपर्याप्त बताया और जीएसटी को ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स कहा, मतलब विकास को दबाने वाला टैक्स। ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स। हाँ, उन्होंने खास तौर पर एमएसएमईज यानी छोटे और मंझोले उद्योगों की चिंताओं को उठाया, जैसे कि राज्यों के बीच व्यापार करने की सीमा बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। अच्छा, एमएसएमईज की बात उठाई। और दूसरे दलों ने क्या कहा? प्रतिक्रियाएं सिर्फ कांग्रेस तक सीमित नहीं रहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि सरकार इसका क्रेडिट क्यों ले रही है। हाँ। उन्होंने दावा किया कि ये सुझाव तो उन्होंने और अन्य राज्यों ने पहले ही दिए थे। अच्छा, मतलब क्रेडिट लेने पर सवाल उठाया। बिल्कुल। उनकी पार्टी टीएमसी की सांसद सागरिका घोष ने कहा कि 5 साल तक जनता को परेशान करने के बाद अब सरकार को होश आया है। उन्होंने जीएसटी 1.0 को टैक्स टेररिज्म कहा, जिससे जीएसटी इंस्पेक्टर राज आया, न कि वो खत्म हुआ। टैक्स टेररिज्म। हाँ, और उन्होंने प्रधानमंत्री के स्वदेशी आह्वान पर भी तंज कसा। पूछा कि क्या प्रधानमंत्री खुद विदेशी ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल छोड़ेंगे। हाँ, ये भी अच्छा सवाल है। सीपीआई के सांसद पी संतोष कुमार ने इसे हिंदुत्व विचारधारा और बिहार चुनाव से जोड़ने की कोशिश की। अच्छा, इसे बिहार चुनाव से भी जोड़ा गया। हाँ, उन्होंने प्रधानमंत्री के इस दावे पर भी सवाल उठाया कि 99% चीजों पर जीएसटी 5% या उससे कम लगेगा। कहा कि ये तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह का सीधा सवाल था, अगर आप जीएसटी कम कर सकते थे तो 8 साल तक जनता पर टैक्स का भारी बोझ क्यों डाला। बिल्कुल वाजिब सवाल है ये तो कुल मिलाकर विपक्ष का रवैया साफ है, वो इन जीएसटी सुधारों को नाकाफी मान रहे हैं। इसे देर से उठाया गया कदम बता रहे हैं और इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठा रहे हैं, खासकर बिहार चुनाव के मद्देनजर। सही है। उनका कहना है कि ये सुधार असली समस्याओं का समाधान नहीं करते और पिछले सालों में जीएसटी से हुई कथित परेशानियों की भरपाई भी नहीं करते। मतलब जीएसटी पर घमासाना भी जारी रहेगा। बिल्कुल, ये बहस दिखाती है कि जीएसटी अभी भी भारतीय राजनीति में एक बड़ा और संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। और अब एक ऐसी खबर जिसने सियासी गलियारों में एकदम सनसनी फैला दी है। अच्छा, कौन सी खबर? शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने। हाँ, संजय राउत, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने हाल ही में हुए भारत पाकिस्तान एशिया कप फाइनल मैच को लेकर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। एशिया कप फाइनल पर? हाँ। क्या आरोप? उन्होंने सीधे सीधे मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगाया है। क्या मैच फिक्सिंग? भारत पाकिस्तान मैच में? हाँ जी हाँ। ये तो बेहद गंभीर आरोप है। संजय राउत ने दावा किया है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी को ये मैच हारने के लिए 1000 करोड़ रुपए दिए गए। 1000 करोड़ हारने के लिए? जी, इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि मैच पर करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का सट्टा लगा था। 1.5 लाख करोड़? और उसमें से 50,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान चले गए। 50,000 करोड़ पाकिस्तान गए, और ये पैसा गया कहाँ? राउत का दावा है कि ये पैसा आतंकवाद को फंड करने के लिए इस्तेमाल किया गया। क्या? टेरर फंडिंग मैच के पैसे से? हाँ, उन्होंने इशारों में बिना सीधा नाम लिए गृह मंत्री अमित शाह के बेटे पर आरोप लगाया, यानी जय शाह। हाँ, जो बीसीसीआई सचिव है। आरोप लगाया कि उन्होंने पाकिस्तान को पैसा दिया ताकि वो भारत पर हमला करें और इससे मौजूदा सरकार को राजनीतिक फायदा मिले। अरे बाप रे, ये तो मतलब बहुत ही विस्फोटक बयान है। बिल्कुल, राउत ने इस मैच को शेमलेस यानी बेशर्मी भरा और भारतीय सशस्त्र बलों का अपमान बताया, खासकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले के पीड़ितों के संदर्भ में। ये तो मतलब अविश्वसनीय लग रहा है। बिल्कुल। इस बयान के पीछे का थोड़ा संदर्भ समझना जरूरी है। हाँ, बताइए। ये मैच दुबई में खेला गया था और इसे लेकर पहले से ही काफी विवाद था। हाँ, विरोध तो हो रहा था। भारत में कई लोग और राजनीतिक दल पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने का विरोध कर रहे थे, खासकर सीमा पर तनाव और आतंकवाद के मुद्दे को लेकर। सही है। मैच रद्द करने और बाइकॉट की मांगें भी उठी थीं। खबरें ये भी थीं कि मैच के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। हाँ, ये सुना था। संजय राउत और उनकी पार्टी खुद भी इस मैच का लगातार विरोध कर रहे थे। उन्होंने सिंदूर रक्षा जैसा एक अभियान नहीं चलाया था। अच्छा। तो विरोध पहले से था। कई दूसरे विपक्षी नेताओं ने भी सरकार पर इस मैच को लेकर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया था कि एक तरफ बातचीत बंद, दूसरी तरफ क्रिकेट। हाँ, ये बात भी उठी थी। सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी गई थी शायद। सही कहा, सुप्रीम कोर्ट में मैच पर रोक लगाने के लिए याचिका भी दायर हुई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था।
तो विरोध अपनी जगह है, लेकिन संजय राउत ने जो 50,000 करोड़ रुपए के सट्टे और उस पैसे के टेरर फंडिंग में इस्तेमाल होने का सीधा लिंक जोड़ा है, हाँ। ये पूरी तरह से उनके अपने दावे हैं। उन्होंने अभी तक इन सनसनीखेज दावों के समर्थन में कोई सबूत पेश नहीं किया है। कोई सबूत नहीं है अभी तक? नहीं। ये दिखाता है कि कैसे क्रिकेट जैसा लोकप्रिय खेल भी अब भारत पाकिस्तान के जटिल संबंधों और घरेलू राजनीति के बीच पिस रहा है। हाँ, ये तो है। और उस पर कितने गंभीर और विस्फोटक आरोप लग सकते हैं, भले ही वो बेबुनियाद क्यों ना हो। तो यहाँ ये सवाल उठता है कि क्या राजनीतिक विरोध जताने के लिए इस तरह के अतिवादी और बिना सबूत के आरोप लगाना सही है? ये एक बड़ा सवाल है। तो आज हमने देखा विपक्ष के खेमे से उठी कुछ अहम सुर्खियां, चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल और चुनाव आयोग पर सीधे हमले। हाँ, जीएसटी सुधारों को लेकर असंतोष और तीखी आलोचना, महाराष्ट्र में राजनीतिक खींचतान और एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की कोशिश, और अंत में क्रिकेट मैच पर मैच फिक्सिंग और टेरर फंडिंग जैसे मतलब अविश्वसनीय आरोप। बिल्कुल। कुल मिलाकर सियासी माहौल बेहद गर्म है और बयानबाजी का स्तर लगता है काफी नीचे जा रहा है। हाँ, और ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है। क्या? जब राजनीतिक विमर्श में इस तरह के सनसनीखेज आरोप, व्यक्तिगत हमले और अतिवादी बयानबाजी हावी हो जाती है, हाँ। तो क्या हम उन असल मुद्दों से भटक जाते हैं जिनका सीधा ताल्लुक आम जनता की जिंदगी से है, जैसे महंगाई, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याएं? ये तो बहुत जरूरी सवाल है। क्या इस शोर में जरूरी नीतिगत बहसें कहीं खो जाती हैं? ये सोचने वाली बात है कि क्या यही हमारे राजनीतिक संवाद का नया स्वरूप बनता जा रहा है? इस पे विचार जरूर करना चाहिए।